दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो के लिए डेटा आप में से किसी मित्र ने भेजे हैं, आप में से किसी सब्सक्राइबर, इन्होंने अपने डेटा भेजे हैं पूरी कैलकुलेशन करने के लिए और एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप या तो पूरा वीडियो देखिए या आप चाहें तो अभी भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि मुझे इस वीडियो को बनाने में 2-3 दिन लगे हैं और इसे पूरा करने में भी टाइम लग रहा है, तो यानी जब मैं इतनी मेहनत करता हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आज की डेट में सब्सक्राइबर एक फैमिली है, आज की डेट में वो हमारे दोस्त हैं, तो उनका कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। इसलिए आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। और मेरा दावा है कि जैसी कैलकुलेशन इनके डाटा भेजने के बाद मैंने आपको प्रोवाइड की है, हालांकि मैं पिछले 2-3 महीने से प्रोवाइड कर रहा हूं हर एग्जाम्पल लेके। यदि 2014, 15, 16, 17 के जो रिटायरमेंट के मेरे वीडियो हैं, आज से पहले मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं आप उनको देख लेंगे तो भी आपको ये सारे डाटा क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप आज का दोबारा देख लेंगे तो तो आपके और भी बहुत क्लियर हो जाएंगे। मैंने इस फॉर्मूले को जो EPFO ने कैलकुलेटर निकाला है, वो कैलकुलेटर आपने देखा कि वो लगभग 5 पेजेस में है। मैंने इन 5 पेजेस का जितना भी मटेरियल है वो सिर्फ एक ही पेज में किया है, ताकि बार बार खोलना ना पड़े, इधर उधर जाना ना पड़े, कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार से। तो इसको बहुत सिंपलीफाई करने का कोशिश किया है। और आपको फिर मेरा दावा है कि ऐसी कैलकुलेशन आपको जैसी मैंने इसमें की है, एक एक पैसे की, ऐसी कैलकुलेशन ना तो आपको किसी चैनल पे मिलेंगी, ना ही EPFO पे मिलेंगी। जो लोग ये कहते हैं कि EPFO को बोलना चाहिए, EPFO को ही बोलना चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने दिमाग से और अपनी नॉलेज से, और हम तैयार हैं उसके लिए। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं अपने लाखों रुपए जमा करने के लिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको पूर्ण रूप से पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत से यहां से करते हैं कि नवंबर 95 में जो इनकी बेसिक है वो 4900 है, जबकि मैंने इसको देखिए 2450 रुपए लिया, यानी आधा महीने की ही बेसिक लिया है, आधा महीने का ही टोटल वेज लिया गया है। क्योंकि आपको मालूम है कि आधा महीने 16 नवंबर 95 से हमारी स्कीम लागू हुई थी। तो स्कीम का पहला पहलू यह है कि जो एक महीने हम पैसा जमा करते हैं वो हमारे अगले महीने ही उस पर इंटरेस्ट मिलता है और अगले महीने ही वो क्रेडिट होता है। यानी नवंबर में जो पैसा कटा था वो अगले महीने यानी दिसंबर में क्रेडिट होगा, और दिसंबर से फिर हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। तो 2450 रुपए इन्होंने जमा किए, तो इसका 8.33% होगा। पहले यहां तक 96, एक साल तक, पूरे 12-14 महीने तक हम एक एक कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद हम सारा एक साथ देखेंगे, और ताकि जिससे बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। तो नवंबर 95 का जो पैसा कटा था वो इनको जो टोटल वेज मिला था वो 2450 रुपए। 2450 रुपए का दूसरा कॉलम है 8.33%, हमने निकाल लिया 204 रुपए। 1.16% उस समय नहीं लगेगा क्योंकि ये 2014 से स्टार्ट हुआ है, यानी 2004 ही इनके जमा हो गए। अब तो इनको कुछ भी पैसा दिसंबर के महीने में नहीं देना पड़ेगा, कोई भी जीरो। अगले महीने में जो दिसंबर की कटिंग थी वो जनवरी में जमा होगी, तो इनका वेज था 5060 रुपए, तो इन्हें 421 रुपए 8.33 बनते हैं, जबकि 417 रुपए जमा करने थे इनको, तो 4 रुपए इनके बैलेंस बचे। उस 4 रुपए पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, और जो फॉर्मूला हमारा
इंटरेस्ट का उन्होंने निकाला है ईपीएफओ ने, वही फॉर्मूला सही है। हालांकि दूसरे फॉर्मूले से भी रिजल्ट बिल्कुल सही आते हैं, लेकिन हम दूसरे रिजल्ट से क्यों निकालें जब ईपीएफओ ने फॉर्मूला दिया है। तो इस महीने का भी कंट्रीब्यूशन हमारा 4 रुपए हो गया। अब जो जनवरी का कटेगा वो फरवरी में जमा होगा। फरवरी में था इनका 5160 रुपए, 430 रुपए 8.33 बनते हैं, 417 रुपए जमा होने थे, 13 रुपए इनके कंट्रीब्यूशन हुआ। तो कंट्रीब्यूशन और प्लस 4 रुपए पुराना हो गया, तो इस 4 रुपए इसका ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया, 4 रुपए पुराना प्लस 13, तो इस तरह 17 रुपए टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह हम यहां पे कंट्रीब्यूशन भी हर महीने टोटल करते चले जाएंगे कि जितना भी कंट्रीब्यूशन हमने टोटल आज तक दिया है। तो इस तरह ये हम ईयर एंड की बात करें तो फरवरी का जो अमाउंट होगा वो मार्च में जमा होगा, और मार्च में भी इनकी जो फरवरी में इनकी जो सैलरी थी वो 5160 रुपए थी, उसमें भी सेम अमाउंट जमा होगा। तो इस तरह इसको हम कम्युलेट कर लेंगे, और आईबीबी मतलब ये इंटर बैंकिंग ये इंटरमीडिएट यहाँ पे कम्युलेटिव अमाउंट है ये, यानी इसको आप जोड़ के देखेंगे तो ये 21 रुपए आ गया, और 21 रुपए 12% उस समय इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट निकालेंगे 12% तो, और जब उसको राउंड अप करेंगे तो उस पर 0 इंटरेस्ट आएगा। इस तरह इस मार्च का बैलेंस 31 मार्च 96 का बैलेंस 30 रुपए हुआ। अब हम एक साल और पूरा इसी को समझते हैं कि इसी तरह जो मार्च का पैसा कटा था वो अप्रैल में जाएगा, वहां अप्रैल में फिर इनका 5180 रुपए हुआ, और यहां 431 रुपए कटे हैं, 417, इस तरह 16 कम्युलेटिव ये 16 पे करना है हमें, और 30 रुपए कम्युलेटिव हो गया, और ये इसी तरह हम ये हमारा टोटल कम्युलेटिव इस तरह जोड़ते चले जाएंगे। अब हम अगले साल की जो पूरी फिगर निकालेंगे, ये पूरी साल भर का फिगर हो गया। ये जो फिगर है हमारी, देखिए ये कैसे आई है, यदि आप इस अमाउंट को देखेंगे ये अमाउंट कैसे आया, तो ये दोनों का टोटल इसका सारा का सारा कम्युलेटिव होता चला गया, इन सब का कम्युलेटिव होता चला गया। यानी जब जैसे हम 13 और 17 हमने 13 ये वाला कॉलम देखेंगे, 13 और 4 जोड़े हमने तो 17 हो गया, 17 में 30 जोड़े तो 30 हो गया। इस तरह ये पिछला कॉलम जुड़ते हुए और ये हम इस तरह जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह हम टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा जितना भी हुआ वो हमारा ये कम्युलेटिव फिगर हम निकाल लेंगे, और कम्युलेटिव फिगर हमारी जो होगी ये कम्युलेटिव फिगर हमारी हम यहां ये निकाल लेंगे 1935 रुपए। 1935 रुपए ये पूरा का पूरा अमाउंट है, ये पूरा का पूरा जब आप इसे जोड़ देंगे तो इसमें फॉर्मूला डाला हुआ है, यानी अप्रैल से लेके और मार्च तक का जो अमाउंट यदि आप जोड़ देंगे तो वो 1935 रुपए आएगा। 1935 रुपए 12% इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया तो ये 19 रुपए आता है, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन यहां तक हो गया 464 रुपए, और ईयरली कंट्रीब्यूशन होगा 434 रुपए। ये टोटल कंट्रीब्यूशन, ये ईयरली कंट्रीब्यूशन, और ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस सीबी 483 रुपए इस यहां का क्लोजिंग बैलेंस हुआ, और ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस का कॉलम ये है, यहां इन्होंने इसको ओपनिंग बैलेंस बना दिया। इसी तरह हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन नीचे तक करते चले जाएंगे। अब हम नीचे तक देखेंगे कि हमने ये पूरी कैलकुलेशन इसी तरह हम करते चले जाएंगे पूरी की पूरी, कि एक ईयर का निकाल लेंगे और वो अगले ईयर में बैलेंस हो जाएगा। इस तरह हम बैलेंस होते चले जाएंगे पूरे के पूरे। एक मैं इसको पर्टिकुलरली आपको समझाना चाहता हूं कि 2099 2000 में क्या हुआ था कि सरकार ने 3 महीने तो ब्याज रखा था 12% और उसके बाद कर दिया था 11%। तो यानी 9 महीने का जो ब्याज है वो तो कैलकुलेट होगा 11% के हिसाब से, और 3 महीने का कैलकुलेट होगा इसीलिए आपने जो ईपीएफओ कॉलम है उसमें यहां 2 कॉलम अलग से दिए गए हैं, जिसको पार्शियल इंटरेस्ट नाम से, पार्शियल इंटरेस्ट 1, पार्शियल इंटरेस्ट 2 नाम से दिया गया है। उसको हमने ऐसे ना करके हमने यही कैलकुलेट कर लिया है कि इसको हमने 3 महीने का कम्युलेटिव फिगर बना लिया। 3 महीने की मैंने ये कम्युलेटिव फिगर निकाल दी यहीं पे, और इन 3 महीने का 12% इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया 216 रुपए, और बाकी फिर ये 9 महीने की कम्युलेटिव फिगर हमने निकाल दी। जब हमने 9 महीने की कम्युलेटिव फिगर निकाल दी तो 9 महीने का हमने 11% इंटरेस्ट के हिसाब से
11% इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि 11 हो गया तो ये आया 711 रुपए, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट हुआ 987 रुपए। यदि आप उसमें फिगर में डाल के देखेंगे तो ये 987 रुपए 216 प्लस 711 यहां की फिगर यहां आएगा। आप यदि उसमें देखेंगे तो यहां 2 कॉलम है और उनमें आएगा ईपीएफओ की उसमें। तो इस तरह हम ये कैलकुलेशन समझ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस तरह हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन करते चले जाएंगे ईयर वाइज। हमने एक बार ये समझ लिया, हम ईयर वाइज ये कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। आपने जो फिगर दी है ये टोटल चेक्ड है, और मैंने इसको कई कई बार चेक किया है, ताकि देखिए जब तक आप खुद कैलकुलेट करते हैं तब तक आपको चिंता इस बात की नहीं होती है कि हमारी फिगर है, गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपको पब्लिक के सामने ले जानी होती है तो उसको कई बार चेक करना पड़ता है। मैंने इसको कई कई बार चेक किया है, कोशिश की है इसमें गलती ना रहे। फिर भी यदि कोई गलती है तो आप उसे ढूंढिएगा प्लीज, और मुझे भी बताइएगा। तो इस तरह हम ईयरली बैलेंस निकालते चले जाएंगे, और जब हम ईयरली बैलेंस निकालते चले जाएंगे तो हम आते हैं अब सीधे जो 417 से जब हमारा अमाउंट 541 हुआ है, 541 हमारा 2001 में ही हो गया था। 541 जो है वो 2001 में ही, सम जून या जून वगैरह में ही 541 हो गया था। ये हुआ दिसंबर में, नहीं दिसंबर नहीं है, ये हुआ हाँ जून ही है। जून 2001 में, मुझे याद है जून 2001 में ये 541 हो गया था, और तब से हमारा 541 हुआ है। लेकिन पेंशन कैलकुलेशन के लिए इसको 6500 लिया जाता है, क्योंकि ये बाद में फिर 6500 यहाँ की जो बेसिक है वो 6500 थी, तो इसलिए पेंशन कैलकुलेशन के लिए 6500 ही लिया जाता है। अब आते हैं हम सितंबर 2014। इसीलिए सितंबर 2014 की फिगर को इंपॉर्टेंट माना जाता है कि सितंबर 2014 से पहले वालों के लिए जब आप पेंशन कैलकुलेट करेंगे तब भी यहां से पहले वालों के लिए 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा, जबकि बाद वालों के लिए 60 महीने का एवरेज लिया जाएगा जो बाद में रिटायर हुए। लेकिन यदि कोई, मैं यहां यह भी बताता चलूं कि यदि कोई सितंबर की बजाय सिर्फ अक्टूबर में रिटायर हुआ है या सितंबर में ही रिटायर हुआ है, तो उसका यहां से सितंबर से बेसिक का पहले का एवरेज लिया जाएगा। यानी जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो सितंबर 2014 में रिटायर होने वाले आदमी की यदि कैलकुलेट की जाएगी तो यहां से पहले 60 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा, और जो कि काफी कम हो जाता है, पुरानी पेंशन उसी से कैलकुलेट हो रही है। तो इस तरह हम ये सितंबर 2014 तक हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। और अब हम आ जाते हैं फाइनल फिगर्स पे। फाइनल फिगर्स हमारी 2014, ये मूर्ति जी, इन मूर्ति जी ने क्या किया है कि मूर्ति जी ने जो सेपरेशन लिया है वो अप्रैल, ये वाली फिगर है मार्च 14 यहां पे लिया है, और इन्होंने, जबकि इनका 19 में रिटायरमेंट होता था, लेकिन इन्होंने 19 की बजाय मार्च में ही इन्होंने वो अपना रिटायरमेंट ले लिया है। इसको बोलेंगे सेपरेशन ले लिया है इन्होंने। और सेपरेशन जो लिया है इन्होंने, उस सेपरेशन की वजह से यहां इन्होंने लिया है जून में 30 जून को, यदि 30 जून को इन्होंने लिया है तो 30 जून तक हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। देखिए ईयर वाइज इंटरेस्ट हमारा यहां तक आ गया। हमने 3 महीने का इंटरेस्ट और कैलकुलेट कर लिया यहीं पे। 3 महीने का इंटरेस्ट, चूंकि आगे का इंटरेस्ट बदल गया था, 8.65 हो गया था, यहां 8.8 था, तो इसलिए 3 महीने का इंटरेस्ट और हमने कैलकुलेट किया, जो यहां जुड़ किया गया। तो इनका 6,40,543 रुपए इनको जून 2016 तक, जब तक ये सर्विस में रहे हैं, ये 55 ईयर्स तक सर्विस में रहे हैं। इसमें कई केसेस मिल गए हैं जो अभी हम आगे समझेंगे। कई केसेस को हम एक साथ समझ सकते हैं इनके एग्जाम्पल से। तो इन्होंने, इनके केस में रिड्यूस्ड पेंशन भी है, ठीक है। तो इस तरह 6,40,543 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे मूल, मतलब मूल नहीं, विद इंटरेस्ट, जिस दिन आप सेपरेट हो रहे हैं कंपनी से, यानी मई 2016, यानी जून 2016, मई का जो अमाउंट कटिंग है वो जून में जमा होगा। इसलिए जून का अमाउंट जो नहीं कटता है, क्योंकि जून का अमाउंट जुलाई में जाता है, इसीलिए मई का अमाउंट जून में जाता है। तो और आप 30 जून को रिटायर हो गए हैं तो आपका इतना ही अमाउंट 6,40,000 रुपए जमा होगा। अब 6,40,000 रुपए यदि आप उस दिन जमा हो रहे होते
उस दिन रिटायर हो रहे होते तो आपको इतना देना पड़ता, लेकिन अब तो बहुत लंबा टाइम हो गया, इसलिए अब आपको ईयरली इस पे ब्याज देना पड़ेगा। ईयरली ब्याज कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको एक तो यही है कि आप इसमें इसी फॉर्मूले में, इसी टेबल में आप अपना सारा कंट्रीब्यूशन बंद कर दीजिए। यहां से सारा आपका कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया, तो आपका जो यहां का क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो जून 2016 का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो यहीं अप्रैल के लिए वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जून के लिए ओपनिंग बैलेंस, यहां के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा वो इसी ईयर के लिए, 16 के लिए, अप्रैल 16 के लिए। एंड जब आप यहां आपका खाता क्लोज हो जाएगा जून 16 में, तो आपको चूंकि इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है अगले महीने से, यानी जुलाई से, यानी जुलाई 16 से, तो जुलाई 16 के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और इस ओपनिंग बैलेंस पे बाकी यदि आप यही फॉर्मूला नीचे तक चलने दें आज की डेट तक, तो आपका एवरी ईयर सेम फॉर्मूले से यही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता हुआ चला आएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होंगे। जो फिगर देखिए यहां हो गई, सिर्फ आपको इसमें जो जोड़ना है वो इंटरेस्ट ईयरली जोड़ना है, बाकी फिगर कंट्रीब्यूशन की फिगर और कम्युनिटी फिगर की ये दोनों सेम रहेंगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारा यहां बंद हो गया, यहां बंद हो गया तो यही चलता रहेगा। ये सिर्फ शो करने के लिए फिगर है, ना कि इसका कोई एडिशन नहीं है, ये सिर्फ फिगर है शो करने के लिए। यहां भी कोई एडिशन नहीं है, लेकिन यहां जो इंटरेस्ट जुड़ेगा एवरी ईयर, चूंकि एवरी ईयर वो मूल में जुड़ जाता है, ये इंटरेस्ट 54,000 रुपए इधर का इंटरेस्ट बना 16-17 का, तो ये इसमें ऐड हो गया 6,40,000 में, तो इस तरह ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो इस तरह यदि आप करते चले आएंगे तो इस तरह यदि आप करते चले आएंगे आज की डेट तक, तो आपका टोटल इंटरेस्ट देखिए ईयर वाइज, हम इसी फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले में हमने इसमें क्या किया है, उस फॉर्मूले जो ईपीएफओ का फॉर्मूला है, और उसमें मैंने सिर्फ एक कॉलम जोड़ा है, ये वाला कॉलम मैं बता देता हूं, एडिशनल कंट्रीब्यूशन 1.16%। ये 1.16% कैसे जोड़ा है, मैंने इसको वहां ना ले जाके अलग से पूरी टेबल ना बना के, इसकी दो टेबल बनाई गई है, वहां पे 2 पेज ना बना के इसी में 8.33% में ही इसको अगला फिगर जोड़ दिया। तो सितंबर 2014 से 1.16% लगा है। 1.16% जो हमने निकाला है वो कैसे निकाला है, इसका फॉर्मूला वही है, टोटल वेज माइनस 15,000 और उसका 1.16%, क्योंकि 15,000 तक का जो 1.16% है वो 174 रुपए आता है, और उस 174 रुपए को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है, बाकी का हमें देना पड़ेगा 15,000 रुपए से ज्यादा का। इसलिए जितना हमें ज्यादा देना पड़ेगा, हमने वही फिगर यहां ली हुई है, और ये लास्ट तक, जब तक मोती जी रिटायर नहीं हुए हैं तब तक हमने लिया है। तो इस तरह हमने 1.16% का एडिशनल एक कॉलम जोड़ दिया है, और इस एक कॉलम जोड़ने से हमारी ये फिगर सारी की सारी यहां आ गई है। इस तरह हमें, इसी तरह मैंने एक ही टेबल में पूरी की पूरी टेबल बना दी है। अब आ जाइए आप, अब हमें इनको 6,40,000 उस 543 रुपए उस डेट में जमा करने थे। ये राउंड ऑफ में फिगर है, इसमें जो फॉर्मूले डाले गए हैं वो सब राउंड ऑफ में हैं, और हम इसको, अब आप देखेंगे कि अब हम ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते चले आए हैं, और ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें, चूंकि आज की डेट में यानी 30 जून, अभी जून चल रहा है, तो मैंने 30 जून तक का ही इनका कैलकुलेट किया है कि यदि आप 26 जून को आप मान लीजिए कि ये फिगर हमारी 30 जून तक हो जाती हैं, ये हमारी 30 जून तक फैसले हो जाते हैं सारे के सारे, तो हमें कितना पैसा जमा करना पड़ेगा यदि 30 जून की कट ऑफ डेट में हमें जमा करना पड़े। तो 30 जून की कट ऑफ डेट में हमें 11,29,739 रुपीस विद इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा इनको, मूर्ति जी को 30 जून तक। एक दूसरा तरीका यह भी है कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, ये जो दूसरा है, ये मैंने अपनी पूरी जो आज से पहले के वीडियो जितने बनाए हैं 2014-15 के, आज से पहले जो मैंने 30-35 वीडियो बनाए हैं, उनमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमने ये तरीका अपनाया है। चूंकि उस समय ये फॉर्मूला रिवील नहीं था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिया हुआ है, लेकिन ये भी बराबर इंटरेस्ट आता है। इसमें मैंने दो तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसी जगह बताया हुआ है। कैसे कि आपने देखा उस समय 6,40,543 रुपए बनते थे हमारे
जून 2016 में, जब मूर्ति जी ने कंपनी से सेपरेट हुए हैं। तो 6,05,43 रुपए विद इंटरेस्ट बनते थे। अब उस साल का हमें 9 महीने का इंटरेस्ट और पे करना है, क्योंकि ये जून में रिटायर हुए हैं और अगले मार्च तक का इंटरेस्ट हमें पे करना है। और उस ईयर में 8.65% इंटरेस्ट है, तो 8.65% इंटरेस्ट है और ये हमारा अमाउंट है। इस तरह इंटरेस्ट अप टू द मंथ हुआ। इंटरेस्ट अप टू द मंथ मतलब 9 महीने का टोटल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला 41,555 रुपए और टोटल पेएबल हो गया मेरा 6,82,098 रुपए। लेकिन यदि ये मेरे टेबल से देखें, टेबल कौन सी टेबल, ये मैं एक ही बार में बता देता हूं कि ईपीएफओ वाली टेबल, ईपीएफओ की टेबल ये है। इस फिगर को देखें, यदि हमने इससे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ये, तो यहां ये फिगर आती है 6,82,099, 6,82,099, 7,40,018। अब आप देखेंगे कि यही फिगर हमने यहां से की, यहां से पूरी की पूरी देखिए 6,40,418 और 6,82,299। तो ₹1 का अंतर आ रहा है। ये ₹1 का अंतर भी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इसका भी रीजन बता देता हूं आपको कि ₹1 का अंतर मेरा क्यों आ रहा है। ₹1 का अंतर इसलिए आ रहा है कि यहां पे हमने जो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना, ये वाला, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। जब आप 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको मूल बना देते हैं, तो देखिए ये यहां जो अमाउंट, ये इंटरेस्ट एक ही बार जोड़ना था पूरे साल भर में, 46,000 प्लस 13,000, ये दोनों जुड़ के नीचे जाके जोड़ने थे। जब ये 2 बार हमने किया, जब ये 13,000 पे इंटरेस्ट जब हमने दोबारा कैलकुलेट किया, यहां पे इसको मूल में जोड़ दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस हमने यहां तक निकाल लिया, तो हमें अगले साल ये मूल में जोड़ दिया। इसलिए जब हम इसे कम्युलेटिव निकालते हैं तो ₹1 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आता है। सम 50 पैसे से थोड़ा सा ज्यादा आता है, जो कि बाद में बन जाता है पूरा का पूरा ₹1 बन जाता है। इस तरह हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये इतना 11,29,000 और 739 रुपीज ये आपको जमा करने पड़ेंगे 30 जून तक, 30 जून 2023 तक। यदि 30 जून 2023 को कैलकुलेशन होती है तो आपको ये वाला अमाउंट जमा करना पड़ेगा। अब यदि हम ये देखें कि इससे भी निकालें, तो इससे मैंने ये निकाला है कि यदि आपको यहां 9 महीने का निकाल लेंगे इस साल के लिए, तो ये 6,82,000 हो जाता है। फिर हम अगले साल के लिए, एक साल के लिए 2018 तक के 12 महीने के लिए निकाल देंगे 8.55% पे, तो हमारा इंटरेस्ट, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। जो पिछले साल का एंड था, ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया इस साल का, और ये इंटरेस्ट हो गया। जब हम इसे जोड़ देंगे तो ये 7,40,418 रुपए आता है, जबकि टेबल से 18 रुपए आता है। तो यानी यहां भी ₹1 का अंतर आता है, सिर्फ ₹1 का अंतर आता है यहां भी। तो इस तरह देखिए 4,29,739 ईपीएफओ की टेबल के हिसाब से आता है, और हमारा आता है 4,29,738 रुपए। ये फिगर आप देखेंगे 4,29,738 रुपए। यानी दोनों फॉर्मूले से आप ₹1 का अंतर आ रहा है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो लोग 2014, 15, 16, 17 में रिटायर हुए हैं, 18 में रिटायर हुए हैं, 19 में रिटायर हुए हैं, और आज की डेट में उन्हें अमाउंट देना पड़ रहा है, तो आज की डेट में 30 जून तक यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इन दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका ये इंटरेस्ट आ जाएगा। फाइनल फिगर अब आपको 11,29,739 रुपए तो जमा करने हैं 30 जून तक। अब हम आ जाते हैं आपके आगे आपका केस क्या है। ईपीएस स्टार्टेड डेट हुई 16/11/95। तो इस तरह ये 15 साल हुए, इसमें 15 साल से थोड़ा सा ज्यादा हुए, लेकिन हम 15 साल ही लेंगे। आप इसको देखें, डिफरेंस निकालेंगे। 15 साल से कुछ दिन ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम 15 साल ही मान के चलते हैं। तो 15 साल जब 6 महीने को, यदि 6 महीने तक है, 15 साल 6 महीने होते तो 15 साल ही काउंट होते, और 15 साल 6 महीने से ज्यादा होते तो उसे पूरा साल गिना जाता है। तो इस तरह ये 15 साल हुए फैमिली पेंशन स्कीम में, और 58 साल डेट पूरी करने की डेट है इनकी कंप्लीशन। ये बल्कि 58 साल की नहीं है, ये
नॉर्मल आदमी के लिए 58 साल की है, लेकिन यहां एज सेपरेट हुए हैं कंपनी से, तो इन्हें के लिए ये 55 साल की है, इसको 55 के माना जाना चाहिए, ये कि ये 55 साल में सेपरेट हुए हैं। 58 साल इनकी 2019 में होती है, तो 16 तक भी इनके 21 साल हो जाते हैं, और 21 साल हो जाते हैं तो दो साल का इनको बोनस मिलेगा। इस तरह 23 साल इनकी सर्विस हो गई। अब मैं यदि इनका 2016 तक का एवरेज लेता हूं तो 60 महीने का एवरेज इनका आ जा रहा है। आप देखेंगे कि 2016 से लेके 2016 यहां से लेके ऊपर की तरफ जाइए 60 महीने, तो इन 60 महीने का जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज आता है एवरेज आता है 57,716 रुपए। ये 57,716 रुपए एवरेज आ जाता है जी। अब हम पुरानी पेंशन कैलकुलेट करेंगे इनकी। सर्विस एफपीएस में सर्विस है 15 साल, तो 15 साल के लिए टेबल ए के अनुसार में जो फिगर आती है वो 105 रुपए फिगर आती है। तो इस तरह 105 और जो फैक्टर आता है 21 साल से कम के लिए वो 4.843 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफपीएस की पेंशन हुई 509 रुपए। और अब हम कैलकुलेट करेंगे ईपीएस पेंशन। ईपीएस पेंशन हम कैलकुलेट करेंगे, ये हुई 18,964 रुपए। 18,964 रुपए कैसे हुई कि आपने इसमें हमने ये, मैं इसको हटा देता हूं और ये मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है। फॉर्मूला क्या है कि ये पेंशन इंटू 23 साल, क्योंकि पेंशनेबल सर्विस प्लस 2 साल बोनस, यानी पेंशनेबल सर्विस 23 साल हो गई, डिवाइडेड बाय 70 और जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाता है 18,964 रुपए, और सॉरी 18,964 रुपए। तो 18,964 आपकी पेंशन बनेगी। लेकिन आपने तो पेंशन ली है, अब इसमें इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसमें कई केस इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आपने पेंशन ली है 3 साल पहले, आप 3 साल पहले कंपनी से सेपरेट हो गए, तो आपको रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी। रिड्यूस्ड पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है इसका भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आपकी अब टोटल पेंशन हुई आपकी, हम एफपीएस की पेंशन और ये दोनों पेंशन ईपीएस की पेंशन, इन दोनों पेंशन को हम टोटल कर देंगे तो 19,473 रुपए आपकी पेंशन बनती है मूर्ति जी। अब इसको डिमिनिशिंग रेट पे हम आपकी पेंशन 3 साल की कम करेंगे। ये पेंशन कैलकुलेट हो जाती है और फिर इसको 3 साल कम किया जाता है। कम कैसे किया जाता है कि बुक वैल्यू इंटू पर रेट परसेंटेज, 1 साल के लिए 4% कम की जाती है। तो 1 साल के लिए 4% ऐसे नहीं कम की जाती, बुक वैल्यू इंटू 4% कम कर दी 0.96, अगले साल फिर 4% इंटू 0.96, अगले साल फिर 4% इंटू 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96, यानी 3 साल के लिए जो आपकी पेंशन होगी वो इस तरह कैलकुलेट होगी कि बुक वैल्यू यानी ये वाली पेंशन जो निकल के आई है, ये वाली पेंशन इंटू 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96, तो इस तरह आपकी फाइनल पेंशन बनी 17,228 रुपए। तो 17,000 सर आपकी 228 रुपए पेंशन बनती है। अब हम पुरानी पेंशन आपकी कैलकुलेट करेंगे और उससे मिलान करेंगे कि आपको जो प्रेजेंट में पेंशन मिल रही है और आपको मेरे हिसाब से कितनी पेंशन मिलनी चाहिए थी, उसमें कितना अंतर आ रहा है। देखिए पुरानी पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है कि पुरानी पेंशन 4 पार्ट में कैलकुलेट होती है, और ये पुरानी पेंशन हमारा एक पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट को तो हमें जिंदगी भर लेके चलना है, 95 से पहले के पार्ट को, उसके लिए 95 से पहले का जो पार्ट है इसलिए उसको कैलकुलेट करना ही करना है। तो 2014 से पहले के लिए 31 अगस्त 2014 से पहले के लिए पेंशन थी 6500 रुपए बेसिक थी, और अब 31/8/2014 के बाद, चूंकि आप 14 के बाद यानी 2016 में ले रहे हैं, तो आपको एवरेज पेंशन 60 महीने का एवरेज निकालना पड़ेगा जो 9,475 रुपए होता है। ये 9,475 रुपए कहां से आएगा, ये 9,475 रुपए भी मैं बता देता हूं कि ये कहां से आया। यानी ये आपकी 6500 बेसिक, ये जितने महीने आपने 6500 में काम किए हैं, यानी 31 अगस्त 2014 से पहले आपने 6500 है, उसके बाद आपकी 1500 है, 15,000 है, और इन 15,000 का जब आप एवरेज निकालेंगे, 15,000 और 6500 दोनों का एवरेज निकालेंगे, तो आपकी एवरेज सैलरी आ जाएगी 9,475 रुपए। ये आई है 9,475 रुपए। इस 9,475 रुपए को ही हमने वहां ले लिया है। इसी तरह
तो इस तरह आपकी 9,475 रुपए ये सैलरी आ गई। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यहां पुरानी पेंशन जो हमारी आज की प्रेजेंट कैलकुलेशन हो रही है, इसी में सबसे बड़ा झगड़ा है कि ये एक्चुअली डे वाइज निकालती है। देखिए, डे वाइज निकालने का एक तरीका और भी है कि आप इस तरह डेट लिख दीजिए 31/8/2014 से पहले, और यहां लिख दीजिए 16 नवंबर 95। जब इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो आपका 6863 डेज आ जाएंगे। यानी आपने नवंबर 95 से स्टार्ट करके और 31/8/2014 तक 6,863 दिन काम किया है। उसके बाद 29 जून 2016 को आपने रिटायरमेंट ले लिया, सेपरेशन हो गए आप कंपनी से, और 30 तारीख से आपकी पेंशन लग गई। तो आपने 29 तारीख, चूंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 है, इसलिए आपको ये मतलब 29 को सेपरेशन लिया है आपने, तो इसलिए 29 तक ही काउंट किया जाएगा। तो 668 दिन आपने इसमें काम किया। इस तरह टोटल 7,531 दिन आपने काम किया। जब 7,531 दिन आपने काम किया है तो इसकी अलग अलग हम कैलकुलेशन करेंगे कि पहले ए पार्ट में हमने पेंशन कैलकुलेट की जो पुरानी पेंशन है, फैमिली पेंशन 509। दूसरे पार्ट में पेंशन कैलकुलेट करेंगे हम 16,1195 से लेके 31/8/2014 तक, जो आती है 1,745 रुपए 97 पैसे, यानी 16 रुपए मान सकते हैं, 1,746 रुपए मान सकते हैं। अब पेंशन आफ्टर 1/9/2014, इसमें भी फॉर्मूले वही लगाए हैं, लेकिन बेसिक चूंकि ये कम हो गई है, फॉर्मूले वही है। 9,475 पेंशनेबल बेसिक सैलरी इनटू इतने दिन डिवाइडेड बाय 365, यानी 668 दिन डिवाइडेड बाय 365, तो इससे साल बन के आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 70। तो ये फॉर्मूला लगा के ये पेंशन कैलकुलेट की गई है। अब 2 साल का बोनस मिलेगा इनको, मूर्ति जी को, क्योंकि इनके 21 साल हुए हैं, तो 2 साल के बोनस के लिए भी इन्होंने जो बेसिक ली गई है वो 6500 ली गई है। यहां पे एवरेज नहीं लिया गया है यहां पे, जबकि यहां भी एवरेज लिया जाना चाहिए था, इससे 100 रुपए पेंशन बढ़ सकती थी, लेकिन इन्होंने पुरानी पेंशन को ही लिया, पुराना जो स्टैंडर्ड वेज था 6500 रुपए, उसी को लिया है। तो इस तरह आपकी 185 रुपए 71 पैसे ये पेंशन कैलकुलेट होके आती है। अब मैं इस पुरानी पेंशन को कैलकुलेट करूं तो ये 2688 रुपए आती है मेरे हिसाब से। अब 2688 रुपए आती है। अब इसको रिड्यूसिंग पेंशन निकालेंगे। जब आप 55 पे चूंकि आप पेंशन ले रहे हैं तो 3 साल का इसे 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 कम कर देंगे, तो 2688 इंटू 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96, ये फॉर्मूला इसमें डला भी है, मैं आपको बता ही देता हूं। ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो ये फॉर्मूला डला हुआ है, देखिए ये 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 और L35 जो है हमारा, यदि हम इसको देखेंगे तो ये है पुरानी पेंशन, जो हमारी ओल्ड पेंशन कैलकुलेट होके आ रही है। तो इस तरह हमारे हिसाब से जो कैलकुलेशन होके आ रही है आपकी पेंशन, वो आ रही है 2349 रुपए, 69 रुपए, 69 नहीं 79 रुपए 79, 2379 रुपीज। लेकिन आपको मिल रही है पेंशन, जो मेरी जानकारी में आपने दी है, लेकिन आपको मिल रही है पेंशन 2333। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए ये यहां पे 2379 मेरे हिसाब से कैलकुलेट आके आ रही है, लेकिन आपको मिल रही है ये 2333। तो इसको यदि मैं देखूं तो ये आ जाती है आपकी दिस माइनस दिस, ये लगभग 46 रुपए का अंतर आ रहा है। 46 रुपए का अंतर क्यों आ रहा है? अब हम इसको भी यदि स्टडी करने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो हमारी 21 साल पूरे नहीं हुए, ये 20 साल 20.63 साल होते हैं। तो हो सकता है इन्होंने, चूंकि ईपीएफओ मतलब गंदगी फैलाने में या ईपीएफओ एक पैसा देने में बड़ी दिक्कत कर रहा है, तो ये इसे कहने में हमें कोई शर्म नहीं है कि ईपीएफओ ने एक पैसा बचाने के लिए ऐसी चीजें निकाली हुई हैं जिसको कहने में भी शर्म आती है। तो ये एक तो कारण ये हो सकता है कि हमारे 21 साल की जगह 20.63 दिन के हिसाब से यदि कैलकुलेट करें तो हो सकता है 20.63 के हिसाब से ये पेंशन कैलकुलेट करें, क्योंकि दिन के हिसाब से चूंकि इन्होंने दिन की सारी पेंशन निकाली है, तो जब टोटल पेंशन की बात आएगी तो टोटल बोनस की बात आएगी तो हो सकता है वो इतना इसमें एवरेज कम कर दें। दूसरा जो मुझे फैक्टर समझ में आता है, चूंकि यहां भी
यही 21 साल से कम है सर्विस, तो इसको इन्होंने 20 साल वाला फैक्टर ले लिया हो, यानी ये वाला फैक्टर ले लिया हो जो हमारा 4.483 फैक्टर है, इसकी बजाय जो 20 साल वाला फैक्टर है वो 4.4 समथिंग है, तो 4.4 समथिंग ले लिया हो तो 0.44 जब यहां करते हैं तो उससे भी 40 से 50 रुपए का अंतर आता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि इन्होंने ऐसा किया हो। ये अभी किसी के पास मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि यदि आप लोगों के पास भी किसी के पास ऐसी पेंशन किसी ने निकाली हो आरटीआई में पीपीओ नंबर डाल के, खुद को ही देंगे, किसी दूसरे को नहीं देंगे। जब आप अपना पीपीओ लिखेंगे, अपने बारे में आरटीआई जानेंगे, तभी ईपीएफओ जानकारी देगा, वरना नहीं देगा। दूसरे की जानकारी नहीं दी जाती है आरटीआई में भी, इसलिए ये तभी पता लग पाएगा। और अब ये तो अंतर हो गया इतना। अब आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, आपने देखा आपका जो प्राइम अमाउंट है, आपका जो मूल अमाउंट है वो है 4,07,247 रुपए आपको जमा करना था। इस पे इंटरेस्ट जमा करना था, 2016 तक की बात कर रहा हूं, केवल 2,33,296 रुपए जमा करना था। और आपको ये मैंने फिगर बताई पहले ही कि आपको टोटल डिपॉजिट जो करना है 30 जून 2016 तक वो था 6,43,543 रुपए, 6,40,543 रुपए। और आज तक का इंटरेस्ट 30 जून तक का, इसमें देखिए लंबा पीरियड होता है, 16 से लेकर 30 जून 2016 से लेकर 30 जून 2023, लगभग एग्जैक्ट 7 साल हो रहे हैं। एग्जैक्ट 7 साल में तो बैंक में भी 8 साल में तो बैंक में पैसा डबल हो जाता है। यहां 6,40,000 का 11,29,000 हुआ है सिंपल इंटरेस्ट से, जबकि बैंक में 6% जो है वो कम्युनिटी मिलता है। यहां पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट है लेकिन वो 8% से ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा ये इंटरेस्ट बना 11,29,738 रुपए आपको जमा करना है। लेकिन आपकी एग्जैक्ट पेंशन कितनी इंक्रीज हुई, 2,333 आपको मिल रही है अभी, 2,333। और आपकी जो फाइनल पेंशन बनती है वो बनती है 17,228 रुपए। यदि इसमें से घटा दें 17,228 में से जो पेंशन आप ले चुके हो, आप 2,233 रुपए आज से लेते आ रहे हैं 7 साल से, आपको ये नहीं बोलना है आप इतने लेते आ रहे हैं, तो ये आपको माइनस करना है। जब आप इसमें से माइनस कर दोगे आज की जो पेंशन बनती है उसमें से, तो 14,849 रुपीज आपके एग्जैक्ट पेंशन बनेगी। और 14,849 रुपीज से यदि आप इतने महीने का एरियर निकालें, एरियर कब से निकालेंगे, देखिए ये भी प्रश्न मुझे कई लोगों ने किया है कि एरियर कब से मिलेगा। ये बहुत क्लियर सी बात है, ईपीएफओ कुछ भी करे, जिस डेट को आप रिटायर हो जाते हैं, जिस डेट से पुरानी पेंशन आपकी लग गई है, आपकी पेंशन यहां लगी है 1 जुलाई 2016 से, तो 1 जुलाई 2016 से ही आपको यहां से ही आपको एरियर मिलेगा 14,849 का। ये तो मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसी बहुत सी बातें हैं कि कुछ चीजें जो फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट है। जिस दिन से आप रिटायर हो गए, यदि मेरी पेंशन बन रही है तो आपको एरियर भी बैक डेट से बनेगी, नेचुरल है, जैसे हमारा वेज रिवीजन होता है बैक डेट से। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल जब हम करते हैं, ये मैंने उसी डेट से लगाया है, तो ये अमाउंट यहां तक का जून 2023 तक का भी चूंकि मिलेगा, तो 1 जुलाई से आपकी फिगर अलग होंगी। यदि आप 30 जून तक हिसाब किताब कर देते हैं तो फिर आपकी जो रिड्यूस पेंशन हमने लगाई है फिर 17,000 समथिंग 228 रुपए ही मिलने लगेगी। लेकिन आज की डेट में आपको चूंकि 14,849 रुपीज मिलेगी, तो ये टोटल बनता है 12,62,165 रुपए। तो 12,62,165 रुपए आपको, देखिए 12,62,165 रुपए आपका एरियर बनता है बैक डेट से विदाउट इंटरेस्ट। सर विदाउट इंटरेस्ट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इंटरेस्ट मैंने इसलिए नहीं लगाया कि इंटरेस्ट आरसी गुप्ता केस में नहीं दिया गया है। बाकी लॉजिक तो ये कहता है कि जब आप हमसे इंटरेस्ट ले रहे हो 2016 से, तो आपको भी हमारी पेंशन पे इंटरेस्ट देना चाहिए। ये भविष्य के गर्त में है क्या होगा, लेकिन जब आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो इंटरेस्ट देना चाहिए। लेकिन मैंने विदाउट इंटरेस्ट ये लगाया है कि आरसी गुप्ता केस में नहीं दिया गया है, इसलिए हम इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो 12,62,165 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन आपको जमा करना है 1,29,738 रुपए। तो आपको नेट 30 जून तक 1,32,427 रुपए आप नेट गेन, ये आपका नेट गेन है मूर्ति जी आपके लिए। और ये इस तरह आप इस फॉर्मूले को देखते हुए, इस कैलकुलेशन को यदि पूरी समझ लेंगे, तो आप अपनी सारी कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं।
और यही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक एक चीज को देखिए, इस चैनल को देखिए पूरा। यदि आप देखेंगे तो आप कैलकुलेट करके ये खुद भी अपना सेम का सेम बना पाएंगे। आपने इसको, मैं समझता हूं बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, आपने इसको कहीं भी वीडियो को स्टिल करके आप पूरी की पूरी फिगर इसमें से नोट कर सकते हैं। और ऐसा ही फिगर अब तो ईपीएफओ की साइट पे फॉर्मूला भी अवेलेबल है, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपना खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हां, यदि आप मुझे ऐसी ही फिगर भेज देंगे तो मैं भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जल्दी मत कीजिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे काफी लोग भेजने वाले हैं, देश के अंदर लाखों लोग देख रहे हैं, तो मुझे काफी लोगों ने अभी तक भेज दिया है। तो मैं जैसे जैसे उनका टर्न आएगा, मैं ऐसे ही ऐसे उनका भी बना के डालने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। मैं फिर कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप अभी देखेंगे कि एक चैनल को 20-20 हजार से ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि उन्हें सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। आप उसे सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब केवल 3% 4% लोग ही कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि जितने भी लोग इस कैलकुलेशन को देखें, बहुत मेहनत लगती है। आप यकीन कीजिएगा, जब से मूर्ति साहब ने ये भेजा है मेरे पास, मूर्ति साहब से यदि आप जानते हो तो उनसे आप डेट पूछ सकते हैं, उन्होंने कब भेजा था, तब से ही मैं कैलकुलेशन करने में लगा हुआ हूं। और कैलकुलेशन करने में कई बार होता क्या है कि कभी यहां गलती हो जाती है, यार ये 1 रुपए का अंतर कैसे आ रहा है, कभी यहां 10 रुपए का अंतर आ जाता था, कभी यहां कोई कैलकुलेशन गलती हो जाएगी, कभी कोई गलती हो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। एक और फैक्ट है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कोई दूसरा व्यक्ति इस चीज को चेक करे तो मिल जाती है जल्दी, यदि मैं खुद ही चेक करूं तो वो नहीं मिलती हैं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। यदि आप एक बार पूरा देख लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी के पास भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।